हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी इस उम्मीद के साथ कि आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और दुआ करता हूं कि आप और आपके घर वाले तंदुरुस्त रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज शुरू हो चुकी है जिसका ये 13वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोज नहीं देखी है तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी तक हमने 65 रूल्स जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है कवर कर लिए हैं। गाइज, इस प्लेटफॉर्म पे आपको स्पेशल यही मिलने वाला है कि जो ऑथेंटिक बुक्स है वहां से कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा, प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि जो छात्र बुकिश जो लैंग्वेज होती है, मतलब जो किताबों की भाषा होती है, जो उन्हें नहीं समझ पाते हैं, वो बआसानी उस पूरे कंटेंट को पढ़ सके, समझ सके। यहाँ पर जो कॉमन रूल्स हैं सिर्फ वही डिस्कस नहीं होंगे। जो भी बड़ी किताबें हैं पूरे भारत में इंग्लिश ग्रामर पोर्शन को कवर करने के लिए जिन किताबों का सहारा लिया जा सकता है, जिन्हें पढ़ा जा सकता है, जिन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, उन सारी किताबों को देखकर, उनसे रूल पढ़कर और फिर अच्छी तरीके से डिजाइन करके आसान भाषा में आपके सामने कंटेंट पेश किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा और उन छात्रों के लिए हमारी वीडियोस और हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर है जो चीजों को डीप में पढ़ना चाहते हैं और चीजों को समझना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर एक मिशन है हमारा एकेडमिया क्लासेस का कि हम ट्रिक्स नहीं बल्कि ऑथेंटिक सोर्सेज को ही यानी कि बुनियाद बनाएंगे और चीजों को जो रूल्स हैं उन्हें रूल्स के नाम पर ही पेश करेंगे। कोई भी ट्रिक नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में तो कोई भी ट्रिक मुझे आज तक नहीं मिली। अगर आपको मिली है तो वो असल में रूल होता है, उसे ही ट्रिक्स के नाम से बताया जाता है। जब आपको वो रूल्स मालूम होते हैं तो वो आपको लगता है ट्रिक्स मालूम है। अगर आपको जो रूल्स मालूम नहीं है गोया कि आपको ट्रिक्स भी मालूम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो कंटेंट है आपको पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमने 65 रूल्स हैं जो सिंटेक्स से रिलेटेड हैं कवर कर लिए हैं। आज हम 5 से 6 रूल्स हैं वो कवर करने जा रहे हैं। ओके गाइज, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आप एकेडमिया क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स और जो कोवैक्सीन सीरीज है वो आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर तरह की वीडियो से अवगत रहें, आपको कंटेंट देखने को मिले। ओके गाइज, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूल नंबर 66 है। आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक हमें वह कौन सी प्रयोग करनी है। यहाँ पर सवाल यही बनता है। स्ट्रक्चर क्या है कि देन का प्रयोग हुआ है वाक्य में, नॉट एज ए सब्जेक्ट। मैं क्या कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में असल स्ट्रक्चर, असल डिस्कशन यही होता है कि एज ए सब्जेक्ट अगर कोई चीज प्रयोग हुई है वाक्य में तो उसके मुताबिक हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, ये सवाल होता है। लेकिन ये जो हम स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं यानी कि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस नहीं आता है, ये मतलब वाक्य के बीच में आता है। और अगर ये बनता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके बाद जो वर्ब आने वाली है वो कौन सी वर्ब आएगी, सवाल यहाँ पर ये है। देखिए आप, देन है, देन के बाद एक हिडन सब्जेक्ट होता है, छुपा हुआ होता है, छिपा हुआ होता है कि या तो वो दे है या फिर दोज है। इन अर्थों को व्यक्त करता है, दे और दोज इन अर्थों को व्यक्त करता है, लेकिन वो हिडन फॉर्म में होता है, छुपा हुआ होता है, रिटन फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पर गेम पूरा लिंग्विस्टिक सेंस का है। लिंग्विस्टिक जो सेंस है उससे हमें पता लगाना होगा कि देन के बाद जो सब्जेक्ट है हिडन वो क्या है, दे है और दोज है। अगर ये वाला फॉर्मेट बनता है किसी वाक्य में और उसके बाद हमें अगर वर्ब का प्रयोग करना है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का, जो कि यहाँ पर गिवन है। एग्जाम्पल देखिए इस वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से, देयर वर मोर पेन्स देन वर नीडेड, यानी जरूरत से ज्यादा पेन थे, जरूरत से ज्यादा पेन थे। ये तो हिंदी अर्थ हो गया वाक्य का। लेकिन यहाँ पर देखिए देयर वर मोर पेन्स देन, ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ हम बात कर रहे हैं देन के बाद हिडन सब्जेक्ट जो है असल में वो क्या है, दे वर नीडेड, यानी जरूरत से ज्यादा। यहाँ पर पेन्स के लिए आप दोज भी लगा सकते हैं और दे भी लगा सकते हैं।
तो इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट है जिसे हम हिडन मान रहे हैं और ये प्लूरल है, इसीलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। ये कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है। आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर कभी मिलता है तो आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्लूरल वर्ब का प्रयोग करने से पहले आपको देखना है कि ये वाली जो जगह है देन प्लस डैश प्लस वर्ब, तो देन के बाद जो हिडन सब्जेक्ट है वो क्या मालूम होता है, क्या प्रतीत होता है। अगर आपको लगता है कि दे और दोज जो कि दोनों ही प्लूरल है, दे तो आप देखिए प्लूरल नाउन है और दोज क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, दे क्या है, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन है, और दोज असल में दिस दैट दीज दोज ये भी प्लूरल इस्तेमाल होता है और इसे ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये भी प्लूरल है, दोनों का यूज प्लूरल सेंस में किया जाता है। अगर दोनों में से कोई एक भी सब्जेक्ट बनता है तो उसके बाद हमने किसका प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। ओके, जरूरत से ज्यादा पेन थे, ये यहाँ पर वाक्य का अर्थ होता है। अब इसके मुकाबले में एक थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, वो क्या है, अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनता है देन प्लस, लेकिन हिडन सब्जेक्ट अगर इट हो, क्या हो, इट नजर आता हो या इट प्रतीत होता हो, लगता हो कि यहाँ पर जो हिडन सब्जेक्ट है वो क्या है, इट, यानी ये असल में बैकग्राउंड से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, बैकग्राउंड से ही पता चलेगा, कंटेंट से पता चलेगा कि यहाँ पर हिडन सब्जेक्ट क्या है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर हिडन सब्जेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर बनता है कहीं पर भी तो आपको किसका प्रयोग करना है, यूजिंग सिंगुलर वर्ब, यूज सिंगुलर वर्ब, हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग वहां पर करना है। जैसे देयर वर मोर डेथ्स देन इट वाज रिपोर्टेड, देन इट वाज रिपोर्टेड, यानी कि देयर वर मोर डेथ्स देन वाज रिपोर्टेड, यानी रिपोर्ट की तुलना में अधिक मौतें हुई थी, रिपोर्ट की तुलना में अधिक मौतें हुई थी। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर बन रहा है देन, उसके बाद was रिपोर्टेड। अब यहाँ पे देखिए वर्ब का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर किसका हुआ है, सिंगुलर वर्ब का, और ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। अब ये हिसाब लगाएं कि यहाँ पर पेन से क्या है, प्लूरल नाउन हो गया ये भी, और यहाँ अगर डेथ्स की बात करें तो ये भी प्लूरल नाउन ही नजर आ रहा है हमें। तो फिर यहाँ पर वर और यहाँ पर वॉज क्यों, ये इसीलिए है क्योंकि आप सेंटेंस को देखिए, देयर वर मोर डेथ्स देन इट वॉज रिपोर्टेड, यानी कि ये जो रिपोर्ट है ना, जो यानी इसे जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया है उसकी तुलना में मौतें ज्यादा हुई थी। तो असल में ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है कि आप ये जो लास्ट नाउन आ रहा है उससे पहले उसके मुताबिक आप वर्ब का प्रयोग कर दें। अगर इस तरीके से करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर वर्ब का ही प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वॉज का किया गया है और यहाँ पर वर्ब का। क्यों, क्योंकि लिंग्विस्टिक सेंस बता इट का प्रयोग हुआ है, किसका, इट का, यहाँ पर सिंगुलर इट का प्रयोग हुआ है तो हम वॉज का प्रयोग पे, यहाँ पर दे और दोज का हिडन सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग हुआ है। दोनों जगह पर सब्जेक्ट हिडन है, छुपे हुए हैं, लेकिन हमें वर्ब का प्रयोग उन्हीं हिडन सब्जेक्ट्स को समझकर सामने रखते हुए उसी के मुताबिक हमें वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि लिंग्विस्टिक सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि चीजों को भाप लेना के भाषा में इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है या यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है। अगर आप ये इस चीज में अच्छे हैं तो आप चीजों को बड़ी आसानी के साथ, ग्रामर पोर्शन को बहुत ही आसानी के साथ कवर कर सकते हैं और एग्जाम हॉल में भी आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा रूल नंबर 66। अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 67। क्या है स्ट्रक्चर गिवन कि नो प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस नो प्लस सिंगुलर नाउन, ये एक स्ट्रक्चर है जो बन सकता है, बनता भी है, प्रयोग भी किया जाता है कि नो प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड फिर प्लस नो फिर प्लस सिंगुलर नाउन, ये स्ट्रक्चर बनता है।
या फिर इसके बजाय नो प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर नाउन, मतलब ये सेकंड वाले में गायब हो गया। अगर इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो इन स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर में दीज स्ट्रक्चर्स आर काउंटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, के ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है या सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और जब इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है तो सिंपल सी कॉमन बात है, हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, नो बॉय, नो सिंगुलर नाउन, बॉय एंड आ गया, नो आ गया सिंगुलर नाउन, गर्ल। ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा हो गया जो ऊपर गिवन है, यहां तक के पूरा हमारा स्ट्रक्चर हो गया जो कि ऊपर दिया हुआ है। अब इसे हमें क्या मानना है, सिंगुलर मानना है। और जब हम इसे सिंगुलर मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो वॉज का प्रयोग कर दिया जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है। वर्ब इसका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। प्रेजेंट देयर, यानी कि वहां लड़का लड़की में से कोई प्रेजेंट नहीं थे, मतलब ना तो लड़के और ना ही लड़की कोई वहां पर उपस्थित थी। तो यहाँ पर ये जो अर्थ है इसको अभी आप इग्नोर कीजिए। अभी आप देखिए कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन रहा है, नो प्लस सिंगुलर नाउन है बॉय, ठीक है, फिर एंड से जुड़ा हुआ है अगला जो नाउन है वो भी, और फिर यहाँ पर नो आया है, फिर सिंगुलर नाउन आ गया। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना है वो हमारे ऊपर गिवन है, दिया हुआ है, तो उसी के मुताबिक हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे जो कि वॉज है। याद रखना है ये एक्सेप्शनल रूल्स में से है, यानी आमतौर पे ये पढ़ा ही नहीं जाते हैं। मतलब मैंने भी यूट्यूब बहुत देखा है, एक उम्र गुजरी है यूट्यूब पर, लेकिन देखते हैं कि कॉमन रूल्स ही असल में पढ़ा दिए जाते हैं। कोई भी एक्सेप्शनल पार्ट है, कोई भी ऐसा टॉपिक है जो जहां पर यानी छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चीजें टच ही नहीं की जाती है। बहुत रेयर लोग हैं, बहुत ही रेयर टीचर्स हैं जो सारी चीजों को कवर करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो रेयर केसेस हैं या जो ऐसे एक्सेप्शनल पार्ट्स हैं इंग्लिश ग्रामर को लेकर, उनको भी यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया जाए। तो ये था हमारा रूल नंबर 67। अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। यह है रूल नंबर 68। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। देखिए, पेन मीनिंग, ये जो शब्द है पेन, जिसे हम दर्द के लिए प्रयोग करते हैं, पेन किलर हम बोलते भी हैं। इसका अर्थ क्या, बॉडीली सफरिंग, एक मेंटल डिस्ट्रेस, इन अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर इन अर्थों में इसका प्रयोग किया जाए तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्रयोग किया जाता है, माना जाता है। याद रखना, पेन का जब अर्थ बॉडीली सफरिंग, एक मेंटल डिस्ट्रेस, इन अर्थों में अगर पेन शब्द का प्रयोग किया जाए तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तो है ये, और ये अनकाउंटेबल इसलिए है क्योंकि ये गिनने योग्य नहीं है, और जो नाउन गिनने योग्य नहीं होते उन्हें इंग्लिश में सिंगुलर ही काउंट किया जाता है, प्लूरल काउंट नहीं किया जाता है। अब आप देखिए इनके साथ वर्ब कौन सी प्रयोग करनी है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, योर पेन इज अनबियरेबल, यानी आपका दर्द जो है वो है क्या है, असहनीय है, मतलब बर्दाश्त के बाहर आपका दर्द है, आपकी तकलीफ है, आपका दुख है। तो योर पेन इज अनबियरेबल। अब पेन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है। पेन्स, यहाँ पर पेन है और यहाँ पर पेन्स है, दोनों में जो डिफरेंस है उसको याद रखना है। इसमें और इसमें फर्क है थोड़ा सा। मीनिंग में देखिए आप, ये यहाँ पर टर्बल एफर्ट के अर्थ में आता है। मीनिंग किस अर्थ माना में आता है, टर्बल और एफर्ट। टर्बल तो हम बोलते हैं परेशानी, तकलीफ यानी मुश्किल, एफर्ट यानी कोशिश, संघर्ष। तो यहाँ पेन्स का अर्थ बदल जाता है पेन के मुकाबले में। तो जब ये पेन्स हो जाता है तो पेन्स को प्लूरल नाउन काउंट किया जाता है। क्या, प्लूरल नाउन।
प्लूरल नाउन ही काउंट किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। अब आप यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट लिखा हुआ है कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब बोथ कैन बी यूज्ड, मतलब पेन्स के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब प्रयोग की जा सकती है। एग्जाम्पल देखो, ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, यानी कि बहुत ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन, बहुत दर्द सहा गया है, मतलब बहुत दर्द सहा गया है, बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। मच पेन्स हैज बीन टेकन, तो यहाँ हैव का प्रयोग किया है और यहाँ पर हैज का, क्यों? क्योंकि दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है, दोनों जगह पर पेन्स का प्रयोग किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर प्लूरल वर्ब और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ऊपर हमने जो रूल पढ़ा वो यही है कि पेन्स मीनिंग तो टर्बल और एफर्ट की रखता है, लेकिन इसे प्लूरल नाउन ही काउंट किया जाता है, माना जाता है और प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन यानी बहुत तकलीफ बर्दाश्त की गई है, मच पेन्स हैज बीन टेकन, दोनों का अर्थ लगभग समान ही है। अगले रूल को देखते हैं हम। यहाँ पर एक नोट है आपके सामने, ये एक वाक्य है, दो वाक्य हैं, उनमें से आपको एक रूल समझना है या फिर एक बात समझनी है कि दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वर्थ रीडिंग, यानी उसकी उपन्यास जो है, नॉवेल्स है, उनमें से ये एक मात्र क्या है, पढ़ने लायक है, वर्थ रीडिंग, जिसे पढ़ना चाहिए या पढ़ने के काबिल है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। अब आप यहाँ पर जो गेम है, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का या इस का मकसद है वो ये है कि आप यहाँ पर देखिए नॉवेल्स हैं, लेकिन दैट के बाद हमने क्या लगाया है, इज लगाया है, इज लगाया है। ओके, अब उसी तरीके से अगले वाक्य में देखिए, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स दैट इज रिमार्केबल, यानी उसकी पेंटिंग्स में से ये एकमात्र ऐसी पेंटिंग है जिसे यानी सराहा जाना चाहिए या जो उल्लेखनीय प्रशंसनीय है, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए या तारीफ के लायक है। तो दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पेंटिंग्स। अब यहाँ पर भी आप देखिए पेंटिंग्स नॉवेल्स दोनों नाउन है, तो यहाँ इसके हिसाब से हम अगर इन्हें जोड़कर देखते हैं तो यहाँ आर का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसका हुआ है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये दो वाक्य लिखे हैं कि इस तरीके के वाक्यों में हम जो दैट के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं वो असल में वन के हिसाब से करते हैं, इसके हिसाब से, यानी दिस इज द ओनली वन नॉवेल दैट इज वर्थ रीडिंग। असल में ये जो है दिस इज द ओनली वन, इसके लिए हमने इज का प्रयोग किया है। उसी तरीके से दिस इज द ओनली वन, यहाँ इसका जो प्रयोग हुआ है वो उसी वन को सामने रखते हुए हुआ है। अगर आपको कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप कभी भी ये जो नाउन आता है उसके मुताबिक प्लूरल वर्ब का प्रयोग ना करें, बजाय इसके आप दैट के बाद वर्ब जो लगाएं वो जो वन है गिवन सेंटेंस में दिया हुआ है या आप पढ़ते हैं उसी के मुताबिक आप क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पर। रूल नंबर 68 क्या है? रूल नंबर 68, अ वेराइटी ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अ वेराइटी ऑफ, विभिन्न प्रकार के लिए हम प्रयोग करते हैं वेराइटीज का जो शब्द है वो। तो अ वेराइटी ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये वाला स्ट्रक्चर अगर बनता हो, वेराइटी ऑफ आ जाए और फिर कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जो गिनने योग्य हो और अपनी प्लूरल फॉर्म में हो, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया गया हो, तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, अ वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स चार्म द आईज, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि मन भावन, यानी मन को खुश करने वाली जो चीजें होती हैं वो आंखों को क्या कर देती है, खुश कर देती है, यानी दिलकश यानी अच्छा बना देती है, आंखों में चमक पैदा कर देती है, उन्हें खुश कर देती है। तो यहाँ पर देखिए, अ वेराइटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या है, प्लूरल है। अ वेराइटी ऑफ, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर आ गया। प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या है, नाउन है और काउंटेबल भी है, इसे गिना जा सकता है।
तो यहाँ पर जो चार्म इस्तेमाल किया गया है वो क्या है, प्लूरल वर्ब चार्म। यहाँ चार्म जो इस्तेमाल किया गया है वो प्लूरल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है बार बार कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है असल में वो प्लूरल फॉर्म ही कहलाती है, प्लूरल फॉर्म कहलाती है वर्ब की, और वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म कहलाती है वर्ब की। जो फिफ्थ फॉर्म होती है एस या ईएस या आईईएस फॉर्म होती है वर्ब की, वो फिफ्थ फॉर्म होती है और वो सिंगुलर कहलाती है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म कहलाती है वर्ब की, किसी भी वर्ब की। अब यहाँ पे सेकंड है द वेराइटी ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। द वेराइटी ऑफ, अ वेराइटी ऑफ अलग है, द वेराइटी ऑफ अलग है, मतलब पूरा गेम आर्टिकल का है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर द है, तो अ के बजाय अगर द वेराइटी ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो किसका प्रयोग करना है, यहाँ पे प्लूरल का किया। यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किया गया हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए एक शब्द से वर्ब पे इतना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, मतलब आर्टिकल ए था तब तो हम सेम स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, डेफिनेट आर्टिकल जिसे हम कहते हैं, तो उसके बाद हम अगर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए, द वेराइटी ऑफ आइटम्स, द वेराइटी ऑफ ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, आइटम्स क्या हो गए, प्लूरल नाउन है और काउंटेबल भी है, हम इन्हें गिन सकते हैं। एट द डिनर वॉज रेलिश्ड बाई ऑल, वॉज यहाँ पर क्या आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई है, क्योंकि यहाँ पर जो द वेराइटी ऑफ आइटम्स है, ये जो स्ट्रक्चर ऊपर गिवन है ये यहाँ पर पूरा बन चुका है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। यानी द वेराइटी ऑफ आइटम्स एट द डिनर, रात के खाने में जो विभिन्न प्रकार के खाने थे, रेलिश्ड बाई ऑल यानी सबको पसंद आए, वहां पर जो भी थे उन सबको रात के खाने के जो विभिन्न प्रकार के डिशेस थे वो सभी को पसंद आई। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, द वेराइटी ऑफ आइटम्स यही है, द वेराइटी ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अगर यह स्ट्रक्चर बनता है तो यूज सिंगुलर वर्ब, हमने वो उसका प्रयोग यहाँ पर कर दिया है। दोनों रूल याद रखने हैं आपको, अगर अ वेराइटी ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, और अगर एक ही जगह द का प्रयोग हुआ हो तो आपको किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। रूल नंबर 69 देखिए, सम प्लेसेस नेम सीम प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर, यानी कुछ जगहों के नाम है उनमें से एक आपके सामने यहाँ पर गिवन है एग्जाम्पल में, वो दिखने में यानी कि क्या होते हैं, प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर है। असल में ये सवाल तब बनता है जब हमें पता ही ना हो कि जगह का जो नाम है वो वाकई में जगह का नाम है। अगर किसी कम इंग्लिश जानने वालों के लिए ये शब्द प्रयोग कर लिया जाए सेंटेंस में तो वो ये सोचेगा कि ये तो प्लूरल फॉर्मेट है किसी शब्द का, मतलब प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, वरना हम जानते हैं कि किसी जगह का प्रॉपर नाउन कभी सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है, वो तो एग्जैक्ट बस एक नाम है, तो उसका प्लूरल क्यों बनाएंगे हम। जैसे जयपुर है तो जयपुर थोड़ी कर सकते हैं, बॉम्बे है तो बॉम्बेज का प्रयोग थोड़ी करेंगे, क्योंकि वो तो प्रॉपर नाउन है। तो ये सवाल ही असल में तब बनता है जब इंग्लिश इतनी कम जानता हो या उन शब्दों से परिचित ना हो कोई जिनका वाक्य में या कंटेंट में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको रूल बना दिया गया है यहाँ पर। यहाँ देखिए, तो अगर ऐसा कोई शब्द हो जिसके साथ जो सब्जेक्ट बना हो तो हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो जगह है, और जगह अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यूज सिंगुलर वर्ब विद देम। द हेब्राइड्स लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी ये जो जगह है हेब्राइड्स वो कहां पर स्थित है, इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में। ओके, इंग्लैंड के नॉर्थ वेस्ट में हेब्राइड्स क्या है, स्थित है। अगर किसी को मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये याद रखिएगा कि लाइज का प्रयोग स्थिति के लिए किया जाता है, मतलब कौन सी चीज कहां पर स्थित है इसको बताने के लिए लाइज, मतलब जो ले है उसी की फॉर्म है ये लाइज, इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ओके, ये झूठ बोलने वाला लाई नहीं है, ये वो ले है, स्थिति बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला जो रूल है रूल नंबर 70, उसे देखते हैं हम। पॉलिटिक्स, ये कुछ शब्द है
उन्हें हम देखेंगे किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। यूज्ड इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज टेकन एज अ होल। जब पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया जाए कौन से अर्थ में? पॉलिटिकल एक्टिविटीज टेकन एज अ होल, मतलब पूरी तरीके से जो एक्टिविटीज होती है ना पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उनका जो अर्थ होता है उन अर्थों में अगर पॉलिटिक्स का प्रयोग किया जाए, पॉलिटिक्स शब्द का, हियर इट इज काउंटेड एज सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर हम इसे सिंगुलर नाउन ही मानते हैं या गिनते हैं। ओके, तो जब हम इसे सिंगुलर नाउन मानेंगे तो ऑब्वियसली हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द विलेज पॉलिटिक्स दीज डेज हैज बिकम वेरी डर्टी, यानी कि जो गांव की राजनीति है वो इन दिनों क्या हो गई है? बहुत ही गंदी हो गई है। द विलेज पॉलिटिक्स, अब यहाँ पर जो शब्द पॉलिटिक्स प्रयोग किया गया है वो असल में पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है ना, उनका सब का वो जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जो सब कुछ शामिल होता है, इन अर्थों में यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। इसलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है? हैज बिकम वेरी डर्टी, मतलब द विलेज पॉलिटिक्स हैज बिकम वेरी डर्टी दीज डेज, ये है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने हैज का प्रयोग किया है जो कि क्या है? सिंगुलर वर्ब है। अगला देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? पॉलिटिक्स यूज्ड इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल व्यूज, बिलीफ्स और एक्टिविटीज, मतलब ये होलिस्टिक सेंस में है। यहाँ पर व्यूज के हवाले से, बिलीफ्स या एक्टिविटीज लिमिटेड, उन अर्थों में जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो द प्लस पॉलिटिक्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स प्लस पॉलिटिक्स, ये जो स्ट्रक्चर है वो अगर बनता है, आप देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या है कि द प्लस पॉलिटिक्स, या तो ये वाला स्ट्रक्चर बने, आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल द, उसके बाद पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग हो, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव जिसे हम माई, हिज, आवर, योर, दियर, ये जो शब्द है पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, इनके साथ क्या है? पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया गया हो, तब अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनता हो इट इज काउंटेड एज प्लूरल, तो उस वक्त इसे प्लूरल गिना जाता है, माना जाता है और प्लूरल वर्ब का उसके साथ प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, हिज पॉलिटिक्स आर नोन टू एवरीबॉडी, मतलब उसकी राजनीति को सब जानते हैं या उसकी राजनीति से सब वाकिफ हैं, मतलब उसकी जो राजनीतिक जो विचारधारा है, व्यूज हो सकते हैं, पॉलिटिकल व्यूज हो सकते हैं, बिलीव्स हो सकते हैं, या एक्टिविटीज हो सकती है उसकी, तो उससे क्या है? सब वाकिफ हैं, सब परिचित हैं, सब जानते हैं। हिज पॉलिटिक्स आर, इसीलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है? आर का, जो कि क्या है? प्लूरल वर्ब है। द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री बिफोर गांधी केम वर इन अ वेरी लो स्टेट। पॉलिटिक्स द वाला यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आया है, और यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर ये जो हिज पॉलिटिक्स है वो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस पॉलिटिक्स वाला जो स्ट्रक्चर है उसे यानी कि यूज किया गया है, और द पॉलिटिक्स में डेफिनेट आर्टिकल प्लस पॉलिटिक्स वाला जो रूल है उसे, या जो स्ट्रक्चर है उसे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हमने आर का प्रयोग किया है जो कि प्लूरल वर्ब है। द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री बिफोर गांधी केम वर, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हुआ है तो हमने क्या किया? प्लूरल वर्ब का यहाँ पर प्रयोग किया है। ये पूरा एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है। द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री बिफोर गांधी केम, हमारे देश की राजनीति गांधी के आने से पहले, वर इन अ वेरी लो स्टेट, बहुत ही निम्न अवस्था में थी, बहुत ही कमजोर अवस्था में थी। तो यहाँ इस वाले स्ट्रक्चर के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? वर का प्रयोग किया है जो कि प्लूरल वर्ब है। याद रखना है पॉलिटिक्स का अर्थ एक तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज टेकन एज अ होल लिया जाता है, वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जब पॉलिटिकल व्यूज, बिलीव्स और एक्टिविटीज जो कि लिमिटेड हो, एज अ होल ना हो, तो वहां पर हम उसे प्लूरल मानते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर अगर यानी कि किसी वाक्य में आता हो तो हम उसे प्लूरल मानते हैं, काउंटेड एज प्लूरल, और प्लूरल वर्ब का ही वहां पर प्रयोग करते हैं। आज की जो लास्ट स्लाइड है उसे देख लेते हैं हम।
लॉट्स प्लस इन्फिनेटिव विथ 2, 2 प्लस v1 को ही इन्फिनेटिव विथ 2 बोलते हैं, मतलब 2 प्लस v1 जो स्ट्रक्चर बनता है किसी भी वाक्य में वो इन्फिनेटिव ही कहलाता है। तो लॉट्स के बाद अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनता हो तो लॉट्स को सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि एक इन्फिनेटिव सिंगुलर होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तो हम अगर इसे सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब कौन सी इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज लॉट्स टू से, देयर इज लॉट्स टू से। अब यहाँ पर ये जो टू से है वो इन्फिनेटिव फॉर्म है, क्योंकि 2 है प्लस v1 है से, तो इसका अर्थ क्या हुआ? देयर इज लॉट्स टू से, यानी कहने को बहुत कुछ है। ये तो हिंदी वाक्य का अर्थ हो गया हिंदी अर्थ। लेकिन ये देखिए स्ट्रक्चर ये बन रहा है लॉट्स प्लस 2 प्लस v1। ये जब अर्थ इसका प्रयोग हुआ है तो हमने किसका प्रयोग किया है? इज का प्रयोग किया है। किसका? इज का प्रयोग किया है, जो कि पहले हुआ है, सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आई है। उसी तरीके से देखिए, देयर इज स्टिल लॉट्स टू डू, देयर इज स्टिल लॉट्स टू डू। लॉट्स आ गया प्लस 2 आ गया प्लस v1 आ गई, जो कि डू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, जो कि क्या है? v1 है, इज है। ओके, मतलब यानी सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो दोनों ही वाक्यों में आप देखिए जो ऊपर गिवन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अप्लाई करके यानी समझने की कोशिश की गई है, और इसी के मुताबिक हमने सिंगुलर वर्ब का दोनों ही वाक्यों में प्रयोग किया है। इसका अर्थ क्या होगा? देयर इज स्टिल लॉट्स टू डू, मतलब काम अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है, अभी भी काम बहुत कुछ करने को बाकी है। इसका अर्थ ये होगा। तो ये आज के हमारे रूल्स थे गाइज। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियोस रेगुलर देख रहे होंगे। आपके लिए जो पॉइंट्स नए हैं आप उन्हें नोट कर रहे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।